साथ खुद भी पढ़ती गई। हिंदी साहित्य में एमए किया, फिर पीएचडी के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमारे यहाँ 6 महीना विदाउट पे रहना पड़ता था पीएचडी करने के लिए। तो अगर सैलरी नहीं मिलती तो फिर घर कैसे चलता, इसलिए मैंने वो पीएचडी नहीं की। लेकिन मेरे साहित्य साधना को देखते हुए विक्रमशिला विद्यापीठ ने मुझे मानद उपाधि, पीएचडी विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि दी। उसके बाद 3 साल बाद मुझे विद्या विशाल, जिसको डीलिट कहते हैं, तो वो उपाधि मिली। मौनी मेरे परिवार की भाषा थी, तो थोड़ा बहुत मैं जानती थी, ज्यादा तो नहीं। लेकिन एक किताब आती थी उसमें महकता आंचल, और ये हल्द्वानी में जितने कबाड़ी वाले हैं, मैंने सबसे अपनी पॉकेट मनी जमा करके किताबें खरीदी हैं, क्योंकि जो किताब 25 रुपए की 10 रुपए की होती थी, वो मुझे 1 रुपए की 2 रुपए की मिल जाती थी, और मैं 10-15 रुपए में ढेर सारी किताबें लेके आती थी। तो उसमें महकता आंचल, जैसे मेरा ये मानना है अपने स्कूली लाइफ में, अपनी जिंदगी के जो हम कहते हैं कि किशोर वयस से जब हम युवावस्था की ओर आते हैं, एक बार हर व्यक्ति कवि होता है। भले ही वो शब्दों को से कविता ना गढ़ पाए, लेकिन उसके मन में कविता पनप जाती है। अब हमारा देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर उसको खाद पानी मिल गया तो पल्लवी पुष्पित हो जाती है। 17 फिल्में हमारी रिलीज हो गई, जिसमें उत्तराखंड फिल्म फेस्टिवल में हमारी विवश फिल्म गई थी, उसको 4 अवार्ड मिले। आफ्टर ग्लो नॉमिनेट हुई थी। फिर लोनली मदर थी, उसमें मेरा लेडी डॉक्टर का रोल था, उसको इंटरनेशनल बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। अभी मेरी लेटेस्ट एक फिल्म है, बहुत सारी फिल्म की। उसके बाद तो उदिता का मतलब होता है सूरज, उगता हुआ सूरज, जो लालिमा लिए होता है, वो वाला सूरज जो है उसका नाम उदिता होता है। तो उन्होंने कहा ये हमारे उत्तराखंड की उदीयमान प्रतिभा है। मैं नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और पहाड़ की मजबूत महिलाओं की सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मंजू पांडे, उदिता, जो आज हमको अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, और आप भी जानिए कि क्या है वो कुछ छुपी हुई बातें जो आज हम मैम से जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। समाचार सच में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद आपका भी, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो मैम, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को और अपने परिवार के बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि शिक्षा तो एक्चुअली मेरे परिवार में मेरी मम्मी भी शिक्षिका थी, पापा भी मेरे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर रहे हैं। लेकिन हम 6 बहन और 1 भाई था, और मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए प्रॉपर शिक्षा क्या कहूँ उसको, कि मैंने कक्षा 4 से स्कूल पढ़ा, और इन बीए फर्स्ट ईयर में थी मेरी मैरिज हो गई थी, क्योंकि बड़ी थी घर की और जिम्मेदारियां भी थी। तो शादी हो गई, शादी के बाद ससुराल में आ गई, फिर ससुराल की जिम्मेदारियां। लेकिन एक बात ये रही, मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। तो मैं हर साल एग्जाम देती थी, हर साल पढ़ती थी, तो किताबों से नाता मेरा अभी तक भी बना हुआ है। तो ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुराल में मैं जिस समय शादी हुई थी मेरी, उस वक्त परिवार में एक सास थी, और मेरे हस्बैंड सबसे बड़े थे। उनसे छोटी 2 बहनें अनमैरिड थी, एक की शादी हो चुकी थी, और एक उनका भाई था जो 4 में पढ़ता था उस समय। तो सडनली इनकी भी जल्दी डेथ हो गई। शादी के 9 साल बाद ही मेरे हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो वो परिवार की जिम्मेदारी प्लस अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी, सब कुछ आ गई। तो लेकिन किसी तरीके से एक नौकरी थी मेरे पास, तो मेरी गाड़ी चल पड़ी। तो मैम, अगर एकदम अचानक किसी के साथ एकदम ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, और आपने जिस तरह बताया 9 साल बहुत लंबा समय नहीं होता है वैवाहिक जीवन के लिए, तो एकदम बच्चे छोटे छोटे होना और एकदम संभलना, कैसे आपने ये करा? हाँ मैडम, बहुत मुश्किल समय तो खैर बहुत मुश्किल था, जिम्मेदारी भी थी। रास्ते 2 थे, या तो जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लिया जाए, अपनी और अपने बच्चों को देखती, तो एक नौकरी काफी थी उसके लिए, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ सरकारी। लेकिन जब शादी हो जाती है हमारी भारतीय संस्कृति में, तो फिर हमारे लिए ससुराल का परिवार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और 7 फेरों के साथ में जो जिम्मेदारी मिलती है, उससे तो मुंह मोड़ा ही नहीं जा सकता था।
तो कठिन समय था, लेकिन मेरी शिक्षा और मेरी किताबों ने मेरा साथ निभाया। तो एक हिम्मत भी मिलती रही, और कहते हैं ना किताबें सबसे अच्छी साथी होती हैं। तो उसमें ये लगा कि हाँ, पढ़ के कुछ और अच्छा किया जाए, कुछ और अच्छा किया जाए। अगर परिवार की नैया पार लगानी है तो कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब सोचते हुए एक तो आर्टिकल लिखने शुरू किए। उससे थोड़ी बहुत उस समय में पैसा मिलता था, चाहे अमर उजाला के लिए लिखो या किसी कॉमर्शियल मैगजीन के लिए लिखो, तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। एक तो वो सहारा था। दूसरा, मेरी सास और मेरी ननद लोग साथ में थे, तो मैं बच्चों के ट्यूशन करने लगी, क्योंकि परिवार उन लोगों ने भी थोड़ी हेल्प मुझे की घर के कामों में। तो मैं मुझे जो समय मिलता था मैं उसमें साथ साथ में छोटे बच्चों को, अपने बच्चे तो पढ़ाती थी, साथ में छोटे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा लिया। बाकी अपनी नौकरी थी ही, तो किसी तरह खींचतान करके परिवार भी संभल गया। फिर मेरे देवर ने एमएससी बीएड किया, उनकी मैरिज हुई, दोनों ननद लोगों की शादी की, अपने बच्चे पढ़ाए, दोनों बच्चे मेरे बीटेक इंजीनियर हैं। तो फिर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, साथ साथ खुद भी पढ़ती गई। हिंदी साहित्य में एमए किया, फिर पीएचडी के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमारे यहाँ 6 महीना विदाउट पे रहना पड़ता था पीएचडी करने के लिए। तो अगर सैलरी नहीं मिलती तो फिर घर कैसे चलता, इसलिए मैंने वो पीएचडी नहीं की। लेकिन मेरे साहित्य साधना को देखते हुए विक्रमशिला विद्यापीठ ने मुझे मानद उपाधि, पीएचडी विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि दी। उसके बाद 3 साल बाद मुझे विद्या विशारद, जिसको डीलिट कहते हैं, तो वो उपाधि मिल गई। तो एक तरीके से, हालांकि मैं उसको पूरा पीएचडी होना तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक सपना जो था कि कम से कम पढ़ाई इस तरह भी पूरी हो सकती है, ये मुझे लगा। जो पढ़ाई मेरी शादी के होने से टूट गई थी, वो मेरी कंटिन्यू बनी रही। बहुत बहुत बढ़िया बताया मैम आपने, जिस तरह के इतने मतलब बिजी लाइफ में भी आपने अपने आप को, परिवार और फिर पढ़ाई भी और साथ में जॉब भी, ये सब चीजें देखना बहुत ही हिम्मत की बात है। हालांकि हम कहते हैं जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक तरफ जॉब करना है, एक तरफ फैमिली, तो पढ़ाई तो शायद हम कोई भी ये भी नहीं सोचेगा अखबार भी उठा के पढ़ ले, तो इसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है ये तो। और फिर हमने सुना है कि आपको साहित्य का बड़ा शौक है। हाँ मैडम, इसकी तरफ कैसे आपका रुझान बढ़ा? यही साहित्य ही मेरी संजीवनी है, आप समझिए। क्योंकि मम्मी भी डायरी लिखती थी। मेरे ताऊ जी कुमाऊनी के चर्चित कवि रहे हैं, खेमानंद पांडे जी। वो वन विभाग में थे, तो ज्यादातर पर्यावरण और वनों को संरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण से संबंधित ऐसी कविता बनाते थे और स्वर गाते थे। तो मैं उनके साथ में, उस समय हल्द्वानी में मेरे ख्याल से साहित्य का बहुत ज्यादा नहीं था, तो कभी कभी जो साहित्यिक गोष्ठियां होती थी बड़े बुजुर्गों के बीच में, तो मैं सरस्वती वंदना पढ़ने उनके साथ में जाया करती थी। तो वहां से मेरा रुझान शुरू हुआ। मैंने इंटर करने तक मेरे ख्याल से उस समय के जितने राइटर होते थे, मेरे आसपास मेरी नॉलेज में जितने भी लेखक कवि थे, मैंने सबकी किताबें पढ़ चुकी थी। और साप्ताहिक हिंदुस्तान, कल्याण, धर्मयुग, ऐसी किताबें आती थी, सरिता, कादम्बिनी, ये सब आती थी, तो मैं पढ़ती रहती थी। पढ़ना मेरा ऐसा सगल था कि आज भी अगर खाना मुझे खाना है तो पहले मुझे किताब चाहिए कुछ पढ़ने के लिए, तब मैं खाना खा पाती हूँ। तो ये एक लत है। यहाँ तक कि मेरी मम्मी इतना परेशान हो जाती है, कहती तो हमसे मिलने आई है, किताबें पढ़ने आई है। मैं वहां भी मिलने जाती थी और किताब लेके बैठ जाती थी। उसका एक प्लस पॉइंट ये हुआ, एक तो मेरा शब्द भंडार बहुत विकसित हुआ। उसके बाद मैं हिंदी भाषी प्रदेश में रहती थी, कुमाऊनी मेरे परिवार की भाषा थी, तो थोड़ा बहुत मैं जानती थी, ज्यादा तो नहीं। लेकिन एक किताब आती थी उस समय, महकता आंचल, और ये हल्द्वानी में जितने कबाड़ी वाले हैं, मैंने सबसे अपनी पॉकेट मनी जमा करके वो किताबें खरीदी हैं। क्योंकि जो किताब 25 रुपए की, 10 रुपए की होती थी, वो वहाँ मुझे 1 रुपए की, 2 रुपए की मिल जाती थी। और मैं 10-15 रुपए में ढेर सारी किताबें लेके आती थी। तो उसमें महकता आंचल, जैसे हमारी सरिता और कादम्बिनी थी, वैसे ही उर्दू साहित्य में लिखी हुई उसकी कहानियां बहुत लंबी होती थी, लेकिन उसके उर्दू के जो अल्फाज होते थे मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते थे। तो वहां से मेरी उर्दू शब्दावली भी बढ़ी आ गई। तो वो मुझे लेखन में बहुत अच्छी सहायक। तो साहित्य में उर्दू का भी बहुत ज्यादा योगदान रहता है, वर्ड शब्दों में जो देखिए, उर्दू का, हिंदी और उर्दू
उर्दू वैसे एक डेरे की भाषा है, उर्दू मिली जुली भाषा है, भाषा है अरबी और फारसी जी। तो जब हम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द इधर के कुछ उधर के ले लेते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त जो सैनिक होते थे घायल होकर के जब डेरों में आते थे तो वहां पर अलग अलग क्षेत्र के होते थे वो, तो उनकी भाषा कोई शब्द फारसी का आ गया, कोई उर्दू का आ गया, कोई हिंदी का आ गया, ऐसे करके जो मिक्स भाषा बनी उसमें अरबी फारसी के शब्द ज्यादा होंगे तो वो उर्दू कहलाई। उसका फायदा ये हुआ कि वो आम बोलचाल की भाषा थी। अभी भी हम लोग बहुत सारे शब्द उर्दू के बोलते हैं, आम बोलचाल, मतलब अब इतनी वो घुल मिल गई कि हम फर्क नहीं कर सकते हिंदी और उर्दू में ना। तो जब हम हिंदी की साहित्यिक हिंदी की बात करते हैं तो जो विधाएं हैं, अगर हम शुद्ध साहित्यिक हिंदी में लिख रहे हैं वो एक अलग साहित्यिक वर्जन हो जाता है, लेकिन जब हम गजल लिखते हैं, नज्म लिखते हैं तो वहां तो बिना उर्दू के काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत लालित्यपूर्ण भाषा है। उर्दू में जो मिठास है, उर्दू जुबान कहते हैं, तो बहुत अच्छी है। तो गजल के लिए, नज्म के लिए, गीतों में वो ज्यादा चल। तो मैम जैसे कि जो आपने साहित्य का बताया, इसमें बड़ी मिक्स जो आपके शब्दों, और एक चीज बड़ी अच्छी आपने बताई है कि पढ़ने से हमें शब्दों का भंडार मिलता है, तो इस संबंध अच्छी खासी नॉलेज भी आपको होगी देश विदेशों के बारे में भी। तो मैम ये जो शौक है ये हमारे जीवन को किस तरह ढाल सकता है, हर मोड़, क्या कह सकते हैं हम लोग उस शब्दों को हमारे जीवन में हमने को किस तरह ढाल सकते हैं उन शब्दों को, कि जैसे आपने कहा शब्दों का भंडार हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। और एक चीज और है कि आप इसी साहित्य से संबंधित है, कभी भी आप कविताएं भी करते हैं, तो थोड़ा सा बताइए इस बारे में। देखिए, पहली बात तो आपने पूछा कि जो शब्द भंडार हमारे पास इकट्ठा हो जाता है वो जीवन में कहाँ काम आता है या कैसे हम, आजकल तो बोलने का जमाना है। जी जी बिल्कुल। मैं तो शिक्षिका भी हूँ, एक लेखिका भी हूँ, कवित्री भी हूँ, तो ये सारे ही फील्ड ऐसे हैं जहाँ शब्दों का ही खेल है। बिल्कुल। तो अगर मेरे पास शब्द भंडार अच्छा है तो उससे मेरा लेखन निखरेगा। और आम लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम किताबें पढ़ते रहते हैं, किताबें तो बहुत अच्छी मित्र हैं और हमें नॉलेज देती है, और ज्ञान से बढ़कर क्या है, ज्ञान ही हमें स्थापित करता है इस समाज में, इस सोसाइटी में। तो जब शब्द भंडार बन जाता है तो हम अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं कहीं भी, किस हमें राजनीति से संबंधित कोई बात करनी है, हमें खेल से संबंधित कोई बात करनी है, हमें सामान्य घरेलू महिलाओं से संबंधित कोई बात करनी है, नए बच्चे युवा पीढ़ी को कुछ समझाना है, बताना है, तो हमारे पास जितना ज्यादा शब्द भंडार होगा उतनी अब हमारी भाषा प्रभावशाली बनेगी। तो वो व्यक्तित्व में निखार तो लाता ही लाता है। तो ये एक अच्छा पहलू है। व्यक्तित्व का निखार है, एक शब्दों का भंडार। तो मैम फिर एक चीज और आपने बताई कि साहित्य और कवि का इनसे क्या संबंध है, वही शब्दों का भंडार। देखिए, मेरा ये मानना है अपने स्कूली लाइफ में, अपने जिंदगी के जो हम कहते हैं कि किशोर वयस से जब हम युवावस्था की ओर आते हैं, एक बार हर व्यक्ति कवि होता है। भले ही वो शब्दों को से कविता ना गढ़ पाए, लेकिन उसके मन में कविता पनप जाती है। अब हमारा देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर उसको खाद पानी मिल गया तो पल्लवित पुष्पित हो जाती है। कहीं पर ये हमारी जरूरत बन जाती है। जैसे मैंने शुरू में जब लिखी कविताएं तो अक्सर ऐसा होता था, जो बात हम किसी से कह नहीं पाते हैं वो फिर हम कागज में उतारते हैं। अगर हमारे पास शब्द हैं तो वो कविता भी बन जाती है, वो लेख भी बन जाता है, कहानी भी बन जाती है। यानी कि जब हम किसी से नहीं कह पाते तो अपने मन को हल्का करने के लिए या अपने मन को तसल्ली देने के लिए हम कागजों को रंगने लग जाते हैं। तो वहीं से लेखन का एक प्रस्फुटन होता है। फिर आगे बढ़ते हुए वो परिस्थितियां ढल जाती है। मेरा भी शादी से पहले लिखती थी, उसके बाद शादी हुई, घर गृहस्थी, बच्चों में फंस गई तो उतना लेखन नहीं हुआ। सडनली जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं बहुत टूट गई, बिखर गई। एक तरफ जिम्मेदारियां थी, छोटे छोटे 1.5-2 साल का एक बेटा, 5-6 साल का दूसरा बेटा, मेरी खुद की उम्र 25 साल की। तो वो एक, अगर मेरे पास किताबें नहीं होती तो मैं कहीं ना कहीं दिशा भटक सकती थी, वो उम्र ऐसी थी। लेकिन मैं किताबों में डूब गई,
खुद दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू की, अपने बच्चों का भविष्य देखा और अपने परिवार वालों को देखा। मैंने कहा अगर मैं जीरो हो जाऊंगी तो मेरे पीछे इतने जीरो हो जाएंगे जितने सदस्य हैं, और अगर मैं इनके सामने एक बन के खड़ी होंगी तो ये सब जीरो भी होंगे, तो उस एक का मान 1000 और लाख गुना बढ़ जाएगा। तो वहां मैंने स्टैंड लिया। मैंने कहा मैं हंसूं या रोऊं, दुनिया से कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए मुझे वो काम करना है जिससे मैं अपने परिवार का सपोर्ट बन सकूं। और मैं ये चाहती थी कि मेरी जैसी स्थिति में अगर कल को कोई भी लड़की आ जाती है तो मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल बनूं कि हाँ वो भी तो जीरो से उठी, खड़ी और अपने परिवार को संभाला, अपने घर को संभाला, खुद को संभाला। तो मैं वो एग्जाम्पल बनना चाहती थी। और कहीं ना कहीं आज जब लोग कहते हैं कि तुमसे हमें प्रेरणा मिलती है, तुमसे हमें तुम्हारे जीवन को देख करके हमारे अंदर जिंदा दिली आती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे शौक हैं। मैं विदेश घूमने का मुझे बहुत शौक है, हिंदी साहित्य का शौक है, लिखने पढ़ने, फिल्मी लाइन में हूँ तो मुझे ड्रेसअप का बहुत वेल ड्रेसअप रहना भी पसंद है। तो ये सब चीजें देखकर कहीं ना कहीं जब मैं थोड़ा मैम को रोकूंगी। मैम को बॉलीवुड से भी बहुत अटैचमेंट है, तो मैम से हम पूछेंगे कि बॉलीवुड के बारे में थोड़ा सा। तो मैम बताइए, हमने सुना है काफी आप फिल्मों के बारे में उनके स्क्रिप्ट भी लिखते हो, रोल भी किया हुआ है आपने बताया था, तो मैम थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब मैं युवा अवस्था में थी, पढ़ रही थी, उस समय बड़ा शौक था कि मैं भी पहले पर्दे पे आऊं। उस समय पढ़ने की उम्र थी, मम्मी पापा ने नहीं इस तरफ उत्साहवर्धन किया। शादी हो गई, जिम्मेदारियां आ गई। उसके बाद मुझे अब एक ऐसा मौका मिला कि मैं खुद से गजल लिखती थी, तो मैंने उसमें गाने वालों को मौका दिया और ख्वाबों में तुम मैंने एक अपना गजल एल्बम तैयार किया। मैंने 8 गजल लिखी और फिर बनाई, मुंबई गई, रिकॉर्डिंग वहां करवाई, सनी देओल के स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी। और लेकिन पब्लिश जब कराने की बात आई तो पब्लिश कराते वक्त जो उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन लोगों ने कह दिया कि 50% खर्चा आप उठाओ या फिर इन कैसेटों का मार्केटिंग, स्टूडियो खर्च उठाओ या मार्केटिंग में 50। वो सब मैं नहीं कर सकती थी, तो मैं मुंबई से वापस आ गई। उसके बाद सन 2012 में जब मैं खुद सक्षम हुई तो मैंने कहा इस एल्बम को मैं अब लॉन्च करूंगी, क्योंकि अब मेरी परिस्थितियां बदल चुकी थी। तो मैंने ख्वाबों में तुम पहला एल्बम रिलीज करा, उर्दू, उसमें रोल भी किया मैं, गजल एल्बम है। हाँ, उसमें कुछ रोल, एक्टिंग भी रही, थोड़ी बहुत एक्टिंग मेरी थी। बाकी मैंने हल्द्वानी या हमारे उत्तराखंड की जितनी प्रतिभाएं थी उनको मैंने मौका दिया इसमें। तो मैंने पहला एल्बम ख्वाबों में तुम और ये बारिश की बूंदें, 2 एल्बम बनाई। उसके बाद ये था ऑडियो खाली। तो मुझे एक डायरेक्टर मिले, प्रताप दत्ता जी, बंगाली डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी गजल को पिक्चराइज करूंगा। तो फिर हमने इसका पिक्चराइजेशन करके ऑडियो वीडियो निकाला, काफी पॉपुलर हुआ। फिर हमने साथ में दत्ता जी के साथ में मिल करके मैंने अभी तक 17 फिल्में हमारी रिलीज हो गई, जिसमें उत्तराखंड फिल्म फेस्टिवल में हमारी विवश फिल्म गई थी, उसको 4 अवार्ड मिले। आफ्टर ग्लो नॉमिनेट हुई थी। फिर लोनली मदर थी, उसमें मेरा लेडी डॉक्टर का रोल था, उसको इंटरनेशनल बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। अभी मेरी लेटेस्ट एक फिल्म है, बहुत सारी फिल्म की उसके बाद तो अ ब्लाइंड डे, ये अभी कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई है। तो ये फिल्मी सफर था। फिर पार्थो घोष जी के साथ में 2-3 फिल्में की और उसमें हल्द्वानी की प्रतिभाओं को बहुत मैंने आगे बढ़ाने के लिए, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि मैं तो बहुत परेशान हुई। उस समय कोई रास्ता नहीं था, कोई जरिया नहीं था। मैंने मुंबई अकेले दौड़ लगाई, दिल्ली जाना अकेले दौड़ लगाई, तो उसमें बहुत पैसा भी खर्चा था। वहां जाके किससे मिले, क्या करे, इतना बड़ा मुंबई, कोई हमें हाथों हाथ लेता नहीं है, कोई कैसे उस इंडस्ट्री में घुसे। तो मैंने तो बहुत पापड़ बेले थे। जब मुझे रास्ता मिल गया तो फिर मैंने ये सोचा कि जो काम मुंबई में होता है वो हिंदी फिल्मों का मैं यहाँ पे करूँ, और यहाँ पे काम करूंगी तो जो हमारे नए बच्चे हैं उनको कम से कम अपने आप को वो पहचान जाएंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एक बार अगर उन्होंने काम यहाँ पे कर लिया तो उसमें उनका पैसा तो खर्च होना नहीं है, बहुत कम, उसमें काम चल जाएगा।
उससे क्या होगा कि वो अपना कुछ मैटर लेकर के जा सकते हैं कि हाँ हमने इस एल्बम में काम किया, इस फिल्म में काम किया, ये हमारी एक्टिंग है, और या फिर वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आगे उनका रास्ता फिर क्या हो, यही है कैरियर या फिर दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। तो बच्चों के लिए वो एक यहीं पर मैंने एक बैरियर कह सकते हैं उसको, या फिर उसको एक उनके लिए मंच कह सकते मंच हैं, मिला उन्हें, है ना। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सोचा कि हम मुझे नहीं मिला लेकिन औरों को मौका मिलना चाहिए। अगर मैं वहां तक पहुंची हूँ तो मैं दूसरे को दिखाऊं। मेरी मम्मी कहती थी बेटा मेरी आंखें खुली हैं, मैं तुम्हें अंधेरे में कैसे रखूं। तो वही एक शिक्षिका होने के नाते मैं देखती हूँ कि हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो बहुत वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं। प्रतिभा सब जगह है मैडम, बस ये है कि उनको तराशने की जरूरत है। तो मैं देखती हूँ कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बन सकता है। कोई बहुत अच्छा गा रहा है, कोई बहुत अच्छी कला बना रहा है, कोई बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, तो आजकल तो किसी भी फील्ड में बच्चा जाए लेकिन उस चीज को वो अपना लक्ष्य बना ले तो वो कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ जाएगा। मंच बहुत है। तो जैसे आप तो स्कूल में पढ़ाते हो ना, आपको प्रतिभाओं का ज्ञान भी है, तो लेकिन हमारे पेरेंट्स की वजह से बच्चों की प्रतिभाएं भी दब जाती हैं कि नए पेरेंट्स ज्यादातर बोलते हैं नहीं आपने यही बनना है। हालांकि पेरेंट्स को मना करा जाता है कि आप अपनी अपेक्षाएं बच्चों पे ना करें, बिल्कुल डालें, लेकिन आपने वो देखे हैं कि बच्चे प्रतिभावान होते हैं बहुत मैडम। चाहे वो घर का स्कूल में बैठा हुआ पीछे का बच्चा भी, वो दब्बू बच्चा भी है, लेकिन उसमें भी कुछ कला है, कुछ तो है उसमें भी कला ना। क्योंकि देखिए कभी कोई बच्चा अगर पैदा होता है वो नॉर्मल है तो अपने साथ में 40 स्किल्स लेकर के पैदा होता है। उन 40 स्किल्स में से बच्चे को जैसा माहौल हम देंगे, कोई ना कोई अगर वो 10 स्किल भी अपने आप में डेवलप कर लेता है तो वो सोसाइटी में सरवाइव करने लायक बन जाएगा। तो सिर्फ थोड़ा सा हमारे उत्तराखंड में ये है कि फिल्म लाइन या फिर ये सिंगिंग, अब स्पोर्ट्स को तो थोड़ा बहुत महत्व दे रहे हैं, लेकिन सिंगिंग को और एक्टिंग को, इसको एज ए प्रोफेशनल तौर पे बच्चे कम अपनाते हैं क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट नहीं है। दूसरा, मुंबई की चकाचौंध में बच्चा कहीं गुम ना हो जाए, बिल्कुल ये डर माँ बाप को सताता है। होना ये चाहिए कि उत्तराखंड में भी हमें ऐसे प्रोड्यूसर मिले जो पैसा लगा सके। यहाँ पर इस चीज को बिजनेस नहीं माना जाता और मुंबई में कारपोरेट सेक्टर आगे आता है, तो वहाँ के काम में और यहाँ के काम में अंतर भी बहुत हो जाता है। और इसी वजह से शायद बच्चों का अनिश्चित भविष्य माँ बाप देखते हैं इस लाइन में, तो उनको दूसरी दिशा में मोड़ते हैं कि आप वहाँ जाइए। अब कोई बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा है तो हो सकता है वो कल को उस लाइन में आगे बढ़ सकता है, बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा, लेकिन माँ बाप वहीं पर उसको रोक देते हैं, नहीं ये गाने बजाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ और करो, ये तुम्हारा शौक है, इसको धीरे धीरे करते रहना। तो वो शौक ही बन के रह जाता है, वो कैरियर नहीं बन पाता। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी, टीचर्स से भी कहना चाहूंगी और सक्षम लोगों से भी कहना चाहूंगी कि इसको भी एक फील्ड के तौर पे लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक फिल्म मेकिंग का मतलब होता है उसमें कम से कम 50 टेक्नीशियन काम करते हैं, उसमें हर तरह का टैलेंट चाहिए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को काम मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे वो चीज डेवलप हो जाए तो फिर क्या जरूरत है दूर जाने की। तो हम मैम से ये जानना चाहेंगे, आपको विभिन्न सम्मानों से सम्मानित भी किया गया होगा मैम, हर क्षेत्र में है वैसे आप जुड़े हैं तो लेकिन अभी हाल ही में मैम ने 2023 का तीलू रौतेली सम्मान से भी मैम को सम्मान किया गया है। तो थोड़ा सा हम मैम के इस सफर के बारे में इनसे पूछते हैं। तो मैम बताइए कि पहले तो आपको बहुत जगह से ऐसे सम्मान मिले होंगे, पुरस्कार मिले होंगे, लेकिन एक उत्तराखंड का एक खास सम्मान है तीलू रौतेली, जो एक वीरांगना थी जिसका सम्मान एक आपको भी उसमें चयनित किया गया। तो थोड़ा सा हमें उस बारे में बताइए। देखिए मैडम, अभी तो मुझे तीलू रौतेली नारी शक्ति सम्मान मिला है 2023 का, लेकिन मैं बताना चाहूंगी इससे भी बहुत पहले मुझे 2011 का हमारे राज्य का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान शैलेश मटियानी मिल चुका है। और बाल साहित्य के लिए मुझे राष्ट्रीय बाल साहित्य का बाल कल्याण सम्मान भी मिला, वो उस समय कानपुर में मिला था। और मुझे खुशी हुई कि प्रेमचंद्र जी जो कहानी सम्राट थे, कथा सम्राट थे, उन्होंने जिस विद्यालय में शिक्षा दी थी, शिक्षक रहे, उस विद्यालय में मैंने वो सम्मान ग्रहण किया था। तो बाल साहित्य का सम्मान मिला। उसके बाद विदेशों में वैश्विक हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से मैं पहले श्रीलंका गई,
श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, थाईलैंड, इन देशों की मैंने साहित्यिक यात्राएं की, नेपाल, तो यहाँ सब मुझे विश्व स्तर के सम्मान मिले। बाकी हमारे भारत में कम से कम 20 राज्यों के सम्मान मुझे मिल चुके हैं, 20 राज्यों साहित्य में, के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ से तो मिला ही मिला। उसके बाद मैंने सिलेबस बहुत लिखा है, 1 से 8 तक यहाँ हमारे उत्तराखंड का सिलेबस लिखा, फिर कुमाऊनी सिलेबस लिखा यहाँ पर 1 से 5 तक के लिए, फिर बीएड की कक्षाओं के लिए जो किताबें लिखी जाती हैं उसमें मेरे आलेख आए, फिर यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ कभी आलेख, कभी शोध पत्र, कभी सिलेबस में लिखती रही हूँ। अभी लेटेस्ट ये जल जीवन मिशन है, उसमें एज ए रिसोर्स पर्सन मैंने काम किया, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों के लिए। तो इस तरीके से साहित्य भी और शिक्षा भी, मेरा दोनों फील्ड में काम चलता रहता है। थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए भी करती हूँ, एक बच्ची को पढ़ा लिखा के कई सारी बच्चियों की शादियां की, क्योंकि मैं सोचती थी शिक्षा बहुत समाज सेवा से भी है। जुड़े हैं। बिल्कुल मैडम, तो एक कोशिश की थी, रोटरी क्लब के माध्यम से हमने जेल में एक लाइब्रेरी बनवाई गई थी यहाँ पे, उसमें आशा सैली मैडम और मैंने मिलकर के लगभग 40,000 की किताबें डोनेट की यहाँ पे। और इस तरीके से कई बच्चे हमारे स्कूल के ऐसे मिल जाते हैं जो 8 के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, तो उनसे मेरा हर बार जो हमारा कक्षा 8 का बैच निकलता है उनको मैं कहती हूँ कि बेटा इंटर तक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ाई भविष्य में काम आएगी। मेरा मानना यह है कि लड़के तो कैसे भी पत्थर तोड़ के भी अपना जिंदगी काट लेंगे, लेकिन लड़कियों को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से सबल अगर लड़की हो जाती है तो फिर उसको कहीं झुकने की, उसका स्वाभिमान कहीं डैमेज नहीं हो सकता फिर। तो इसलिए मेरा सभी बच्चियों से मैं कहती हूँ कि इंटर तक तुमको शिक्षा के लिए पैसा, फीस, किताब, लत्ता, कपड़ा जो चाहिए एक बार मंजू पांडे मैडम को याद कर लेना अपने, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। तो ये मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगी, पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी। बहुत अच्छी बात है मैम। तो मैम जैसा आपका नाम में मंजू पांडे, उदिता क्या मीन्स हुआ? उदिता नाम का ऑब्लिक करने की क्या जरूरत पड़ी है? उदिता ब्रैकेट में उदिता। बहुत पुरानी बात याद दिला दी मैडम। मैं सन 90 से 92 वाले बैच में बीटीसी करती थी भीमताल में। तो और ये समसामयिक प्रश्न आपने पूछ दिया। आज ही हमारे माननीय पूरन चंद शर्मा जी जो पर्वतीय विकास मंत्री थे, उनका निधन, दुखद निधन हुआ है। मैं उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। और उन्होंने ये नाम मुझे दिया था, मैं आपको बताना चाहूंगी। उदिता नाम उन्होंने दिया था। मैं बीटीसी में थी और मैंने एक ही दिन में एक कार्यक्रम हुए थे। आप हमारे मुख्य अतिथि थे उस दिन पूरन चंद शर्मा जी। तो अविभाजित उत्तर प्रदेश की बात है ये। तो उस समय मैंने मंच पर अपने लिखे हुए नाटक मंचित किए और एक ही मंच में 4 बार मैंने ड्रेस चेंज करके अलग अलग उसमें प्रतिभाग किया। उसके बाद मैंने एक आलेख भी पढ़ा। तब उन्होंने कहा कि ये तो हमारे उत्तराखंड की एक उदीयमान प्रतिभा है, तो मैं इसे आज एक नाम देता हूँ, उदिता। तो हमारे उस समय एक उपरेती सर थे, प्रिंसिपल साहब, तो उन्होंने उनको रोका। उन्होंने कहा अगर आप एक दिन और आ सकते हैं तो हम प्रशस्ति पत्र बनवाएंगे और आप ये नाम इन्हें दीजिएगा। तो उदिता का मतलब होता है सूरज, उगता हुआ सूरज, जो लालिमा लिए होता है वो वाला सूरज जो है उसका नाम उदिता होता है। तो उन्होंने कहा ये हमारे उत्तराखंड की उदीयमान प्रतिभा है। तो मैंने उस समय हिंदी साहित्य की छात्रा होते हुए भी वहाँ पे विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल लिया था। तो उस सम्मान को भी उन्होंने उस दिन मुझे दिया और उदिता उपनाम भी दिया। तो तब से मैं साहित्य के क्षेत्र में उदिता नाम लगाती हूँ। ये तो मैम था आपका अभी तक का सफर। एक परिवार होता है, जैसा आपने अपने परिवार को समेट कर रखा, लेकिन वो इसी परिवार ने आपका कितना सहयोग करा, आप उसका कितना रोल मानते हो परिवार का, चाहे वो आपके सुपुत्र हो चाहे? बिल्कुल मैडम, देखिए परिवार तो हमारी रीढ़ होती है जी। और किसी भी खासकर कोई विडो महिला, मैं एक छोटी उम्र में विडो हो गई थी, ससुराल की जिम्मेदारी भी थी, मायके में भी सबसे बड़ी थी,
तो वो एक ऐसा समय था, दुख की घड़ी मेरे लिए ही नहीं, मेरे परिवार के लिए भी थी। ऐसे समय में मेरी जो सासू माँ है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, मेरी हर रचना पहले वो सुनती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरे बेटे की जगह खड़ी है और तुझे समाज में जाना होगा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, उठ खड़ी हो और अपने पीछे अपने बच्चों को संभाल, तू हमारी चिंता मत कर और निकल समाज में। उन्होंने जो मुझे आजादी दी, मेरी सासू माँ ने, दूसरा विश्वास था मेरे पापा जी का। पापा जी हमेशा कहते थे कि 10 पास मैंने जिस लड़की को करा दिया है, उसके पीछे अगर किसी काम के लिए मुझे जाना पड़े तो उसकी शिक्षा बेकार है। तो वहां से मुझे एक सपोर्ट बहुत बड़ी मिली। आज भी हम हर बात अपने पापा से शेयर करते हैं। मेरी इस सफलता के पीछे मेरी सासू माँ का और मेरे पापा जी का तो बहुत बड़ा हाथ है ही। माँ ने तो आंखें खोली, माँ की तो तुलना की ही नहीं जा सकती है, लेकिन पापा और अभी मेरी मम्मी नहीं रही अब, तो मेरी सासू माँ का और मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। और त्याग मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा त्याग मेरे बच्चों का है। मैं 1.5 साल के, 2 साल के, 4 साल के बच्चों को ताले में बंद करके कवि सम्मेलनों में जाती थी। उस वक्त कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अखबार में एक नाम जब आता था ना, मंजू पांडे उदिता ने ये रचना पढ़ी, कई बार मेरी कविता की हेडलाइन बनती थी, तो वो मेरे को एक प्रेरणा देती थी आगे बढ़ने की। और उस एक नाम अखबार में, वो मंजू पांडे छपने के लिए मैं रात बेरात स्कूल से आके भूखे प्यासे दौड़ लगा लेती थी। तो वो त्याग मेरे बच्चों का रहा कि उन्होंने मेरे पीछे जो भी उन्होंने झेला, कभी टाइम पे उन्हें खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी मैं ताले में बंद करके जाती थी, बच्चे मेरी किताबें पढ़ते रहते थे, सो जाते थे, वापस आके देखना। तो बच्चों ने मुझे बहुत सहयोग किया। और एक सहयोग बच्चों का ये मानती हूँ कि मेरे बच्चे भी, क्योंकि किताबों वाला माहौल घर में था, पढ़ते रहते थे किताबें, तो बच्चों के रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छे आए। मेरा छोटा बेटा हाई स्कूल में था तो मेरिट में आया था, और दोनों बच्चे हमेशा फर्स्ट डिवीजन से अच्छे नंबरों से 90+ मार्क्स से पास हुए हैं। ऐसे ही उन्होंने सरकारी सीटें निकाली। तो बच्चों का त्याग भी रहा और सपोर्ट भी रहा, क्योंकि अगर मेरा बेटा फेल हो जाता तो लोग कहते माँ तो घूमने में रहती है और बच्चे बर्बाद कर दिए। तो बच्चों का पास होना वो भी मेरी एक सफलता बनी कि हाँ, मुझे हिम्मत मिली उससे। तो मैम, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हर एक के जीवन में एक यादगार पल होता है, चाहे दिल को छूने वाला, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो आपके साथ भी हुआ ऐसा? मैडम, जिंदगी में इतने अनुभव हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अकेले सफर किया है तो बहुत कुछ झेला भी है। मैं तो बुरे पलों को और नकारात्मक बातों को अपनी जिंदगी से, दिमाग से मिटा देना चाहती हूँ। तो उनको तो मैं न शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि नेगेटिव बातें अगर हम शेयर करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं डाउन होते हैं और सोसाइटी का भी एक नकारात्मक दृष्टिकोण फिर डेवलप होता है या आगे आता है। तो अच्छी बातों को शेयर करना चाहिए। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो एक अच्छा पल जिसको मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ हासिल किया, वो ये है कि मेरे घर में एक बच्ची आई थी बहुत पहले, अनाथ। पापा ने दूसरी शादी कर दी थी, घर से उसको निकाल दिया। 12-14 साल की बच्ची, वो मेरे पास में काम मांगने आई, तो मैंने उसको बुलाया अपने पास। उस समय में शिक्षक संघ में प्रदेश महामंत्री थी, तो बाहर जाना बहुत होता था। बड़ा बेटा हॉस्टल में था, छोटा बेटा मेरे पास में रहता था, वो साथ में पढ़ता था। तो मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने कहा तुम्हें, कहने लगी मुझे कमरा किराए पे दे दो। मैंने कहा तू किराया कहाँ से लाओगी? तो कहने लगी मैं दूसरों के घरों में बर्तन वर्तन मलती हूँ और मैं कर दूंगी। तो मैंने कहा, उसको बुलाया अपने पास, मैंने कहा तुम मेरे पास में रहो। ऊपर एक छोटा सा कमरा उसको दिया मैंने कहा तुमको कहीं बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, जब मैं नहीं होंगी मेरे बेटे को खिला देना, बना करके उसको खाना खिला देना, मेरे घर में रहो, और कोई काम करना है तो मेरी हेल्प करो, मतलब मेरे साथ में काम करो। वो मेरे घर में 2-3 तरह के अखबार आते थे, तो वो उसको अखबार पढ़ने का शौक था, वो अखबार पढ़ती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अन्नू तुमने कितना पढ़ा है? कहने लगी दीदी मैंने 8 पढ़ा है। मैंने कहा आगे पढ़ना चाहोगी? कहने लगी अब तो 5 साल हो गए पढ़ाई छूटे हुए। मैंने कहा मैं तुम्हारी पढ़ाई शुरू करवाती हूँ। मैंने उसको 9th में एडमिशन दिलाया, पहले साल खींचतान करके पास हो गई।
उसका हौसला बना, उसने 10th पास किया, फर्स्ट ईयर किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने उसकी ग्रेजुएशन के बाद एक इंजीनियर लड़के से उसकी शादी करवाई। हाँ, उसने लड़का पसंद कर लिया था, लड़के को मैंने बुलाया, 70 से बातचीत की। 26 साल का लड़का था, 21 साल की मेरी अन्नू भी हो गई थी। तो जब इसकी शादी की बात कराई, मैंने इसके पापा मम्मी को फोन करा। मैंने कहा देखो, आपने इस बच्ची को जन्म दे रखा है, सब कुछ शादी का खर्चा मैं उठाऊंगी, पढ़ा दिया है, लड़का अच्छा है, आप आके कन्यादान कर दो। तो उन लोगों ने कहा, वो आए नहीं, उनको लगा शायद कुछ खर्चा करना पड़ेगा। फिर मैंने इसकी माँ को थोड़ा समझाया, लेकिन वो लोग कोई नहीं आए। तो यही हमारे गुलजू मंदिर में, उत्थान मंच में, मैंने उस लड़की की शादी करी, वीडियोग्राफी भी की, सब कुछ करा ताकि उसके लिए प्रूफ भी रहे भविष्य में। तब उसने मुझसे कहा था कि दीदी, मेरे हाथ में झाड़ू छोड़ के आपने कलम पकड़ाई है, और मेरे माँ बाप, शिक्षिका, सब कुछ आप हैं, कोई करे न करे, मेरा कन्यादान आपको करना होगा, आप करो मेरा कन्यादान। तो मतलब उसके मन में मेरे प्रति जो भाव था, उसकी मम्मी नहीं आई, वो तो खैर अलग बात थी, लेकिन मेरे को उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, और मेरे तो 2 बेटे थे, मुझे कन्यादान करने का अवसर उसने दिया, तो वो बात मेरे दिल को छू गई। वो आज भी मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, और एक मुलाकात होती है, और खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसके अभी 2 बच्चे हैं, तो वो पल मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। और कुछ मैं अच्छा कर पाई तो बस मुझे ये लगता है कि उस ईश्वर ने मुझको एक वो अन्नू से मिलवाया, जिसकी मैंने आंखें खोली, और जिसने ये कहा कि कलम पकड़ाई आपने, अब तो अगर मेरे साथ ये लड़का है, मैं अपने मन से शादी कर रही हूँ, अगर ये कुछ बुरा भी करता है तो मैं कहीं सेल्स गर्ल बन के भी अपनी रोटी कमा लूंगी। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार पल था। बहुत अच्छी बात बताई मैम ने। तो मैम, जैसा कि आपने साहित्य के क्षेत्र में एक अपना एक अच्छा मुकाम पाया हुआ और बहुत संघर्ष करे, हालांकि आप सक्षम हो पैसे से भी, परिवार से भी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अचानक आप विडो हो गए और हस्बैंड का साथ छूट गया आपसे। लेकिन हम उन महिलाओं के लिए जो बिल्कुल होपलेस हो जाती हैं, मायूस हो जाते हैं कि अब हमारे साथ हस्बैंड नहीं है तो हमारी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे समाचार सच की तरफ से आप उन लोगों को भी एक प्रेरणा दें कि जो महिलाएं इस तरह का जीवन बिता रही हैं वो मायूस ना हो। और देखिए, आज मैम भी इस मुकाम में है, तो मैम एक जीता जागता उदाहरण है हमारे लिए। तो हम चाहेंगे कि मैम भी उनको संदेश दें और वो भी महिलाएं इसी तरह जीवन जिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि समाज आजकल बिखराव वाली स्थितियां बहुत हो रही हैं समाज में। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जिंदगी का फुल स्टॉप कहीं नहीं होता, शादी भी फुल स्टॉप नहीं है, विडो होना भी, भगवान न करे किसी के साथ ऐसे पल हो, लेकिन उजाले की किरण, जब बिल्कुल अंधेरा होता है ना, तो उस समय जो एक छोटी सी किरण भी उजाले की आती है, वो बहुत बड़ी रोशनी दे जाती है। तो अपनी कमजोरियों में से ही हमको कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि हम किस सूत्र को लेकर के फिर से आगे बढ़े। तो कई बार वो सूत्र हमारे बच्चे होते हैं, कई बार वो सूत्र हमारे लिए जिम्मेदारी होती है, और सब कुछ जहाँ खत्म हो जाता है वहां पे हमारे लिए पूरा समाज पड़ा है। आप अस्पताल के चक्कर लगाओ तो वहाँ आपको इतने रोगी बीमार दिखते हैं, किसी को हम 1 दर्जन केला लेकर के दे देते हैं ना, तो उस दिन बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो ऐसे हमें पल खोजने पड़ेंगे, और हर जगह अब तो काम करने के लिए पैसा, मेरा अपना मानना ये है कि आजकल पैसा बिछा हुआ है, जो कमर झुका के उठाने की हिम्मत रखता है ना, वो उसका है। तो श्रम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे शरीर का हो चाहे दिमाग का हो। तो आप जिस लायक हैं, जहाँ पर हैं, वहीं से एक नई शुरुआत करने की सोचिए। जो रात गई बात गई, जो बीत गई उसको भूलने में भलाई है, क्योंकि जो हमारे कटु अनुभव होते हैं ना, वो हमें अंदर से ताकत देते हैं, लेकिन उन कटु अनुभवों को बार बार अगर हम गाते हैं तो वो हमें कमजोर बनाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि एक सूत्र पकड़ करके ये जीवन नैया पार लग जाती है और बहुत कुछ हासिल हो जाता है। तो हमने जाना ये कि मंजू पांडे उद्दीता मैम ने जो हमें आज बताया, देखिए बहुत अच्छी बात बताई मैम ने कि किसी का जाने से जिंदगी नहीं रुकती है। तो ये था हमारा आज मैम के साथ इंटरव्यू। तो इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।